नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। उत्तराखंड में विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम धामी ने विभागों का बंटवारा कर दिया। सीएम धामी ने अपने पास रखे हैं 21 विभाग। इसमें गृह मंत्रालय समेत 21 विभाग है। सतपाल महाराज के पास 8 विभाग मौजूद हैं, तो वहीं रेखा आर्या को भी 3 विभाग दिए गए हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय प्रेमचंद अग्रवाल को सौंपा गया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। गणेश जोशी के पास कृषि समेत 3 विभाग हैं, तो वहीं धन सिंह रावत की अगर बात की जाए तो इनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य के सहित 6 विभाग मौजूद हैं। सुबोध उनियाल को वन विभाग सहित 4 विभाग दिए गए हैं। रेखा आर्या को महिला एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है। चंदन रामदास को समाज कल्याण सहित 4 ऐसे विभाग हैं जिसमें परिवहन भी मौजूद है। 4 विभाग सौंपे गए हैं। सौरभ बहुगुणा की अगर बात की जाए तो 4 विभाग इनके पास भी हैं, जिसमें पशुपालन विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास और सेवा योजन विभाग है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? विभागों का बंटवारा हो चुका है और सभी की नजर थी कि आखिरकार गृह मंत्रालय किसके पास रहने वाला है, वित्त मंत्रालय किसके पास रहने वाला है। प्रेमचंद अग्रवाल जो पिछले विधानसभा सत्र के दौरान अलग भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं, वो इस बार वित्त मंत्रालय की देखरेख करने वाले हैं, संभालने वाले हैं। तो वहीं सतपाल महाराज के पास अहम विभाग लोक निर्माण विभाग दिया गया है। नवीन जी पूजा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार कयास लगाई जा रही थी कि कौन सा विभाग किसके पास आएगा, इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 विभाग जो है वो अपने पास लिए हैं। इसके साथ ही अगर सुबोध उनियाल की बात की जाए तो उन्हें वन विभाग दिया गया है। इसके साथ प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बनाए गए हैं। धन सिंह रावत को स्वास्थ्य और विद्यालय शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही जो गणेश जोशी हैं उन्हें कृषि विभाग दिया गया है। रेखा आर्य को फिर से जो पुराना विभाग था उनको फिर से वही दिया गया। महिला जो युवा कल्याण मंत्री बनी है। इसके साथ ही अगर चंदन रामदास की बात की जाए तो उन्हें परिवहन विभाग दिया गया है। सौरभ बहुगुणा युवा हैं तो उन्हें गन्ना विभाग दिया गया है। तो तमाम सारे विभागों का बंटवारा हो चुका है। इसके साथ ही अब जो कार्य है उसको कार्य को करने में तेजी लाने की भी कोई हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए अब तैयारी की जाएगी। हालांकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह कयास लगाई जा रही थी कि जो विभागों का बंटवारा है वो कब तक होगा, लेकिन देर शाम जो सूची जारी हुई है इसके वो लगातार शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही विभागों का बंटवारा होने के साथ ही अब उत्तराखंड के विकास में भी कार्य में भी तेजी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने आप विभाग रखा और 21 विभाग उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी अपने पास विभागों को रखकर जो कार्यों में तेजी लाने की जो बात कही जा रही थी वो अब शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अब और साथ में नवीन ये भी कहा जा रहा है कि 23 तारीख को शपथ ग्रहण भी होने वाला है, आने वाली 23 तारीख को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तकनीकी खराबी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। तो उत्तराखंड में विभागों का बंटवारा हो गया। सौरभ बहुगुणा की बात की जाए तो पशुपालन सहित 4 विभाग इनके हिस्से में आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग सहित 21 ऐसे अहम विभाग हैं जो अपने पास रखे हुए हैं। सतपाल महाराज के पास लोक निर्माण विभाग और 7 अहम विभाग, जिसमें जलागम प्रबंधन और संस्कृति, धर्मस्व और पर्यटन विभाग भी उनको ही सौंपा गया है। सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सतीश महाना पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार जब मंत्रियों की लिस्ट आई तो उसमें सतीश महाना का नाम नहीं था। महाना के विधानसभा अध्यक्ष बनने से कानपुर की झोली में भी एक अहम पद गया। सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पहले वर्जन में कैबिनेट मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने पंडित हृदय नारायण दीक्षित की जगह ले ली है। योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों की सूची में सतीश महाना का नाम नहीं था। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको विधानसभा अध्यक्ष पद मिल सकता है। 1991 से लगातार विधायक निर्वाचित हो रहे महाना को भाजपा ने सम्मानजनक पद दिया है।
महाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विपक्षी दलों ने भी सतीश महाना को समर्थन दिया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ उनकी पार्टी के विधायक विनोद कुमार ने भी सतीश महाना का समर्थन किया है। पंडित हृदय नारायण दीक्षित की जगह लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना 1991 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 8वीं बार विधायक बने। सतीश महाना योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले वर्जन में औद्योगिक विकास मंत्री थे। कानपुर से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। 5 बार कानपुर कैंट और 3 बार महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से। सतीश महाना ने बीएससी तक की पढ़ाई की है। वो नगर विकास राज्य मंत्री, खादी ग्रामीण उद्योग, टेक्सटाइल, एमएसएमई मंत्री भी रह चुके हैं। सतीश महाना ने अपना पहला चुनाव 1991 में कैंट विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। वो 1993, 1996, 2002, 2007 में कैंट विधानसभा सीट से ही चुनाव जीते थे, जबकि 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में वो महाराजपुर से जीते। सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा की पिछली कई सरकारों में वो मंत्री की भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग भूमिका में नजर आएंगे, जिसमें सतीश महाना के ऊपर बड़ा दारोमदार निष्पक्षता का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा को संबोधित किया। लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में ये पहला संबोधन था। इस दौरान सीएम योगी ने विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए बीजेपी नेता सतीश महाना का स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। साथ ही सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदन की गरिमा को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी आज विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कानपुर से लगातार कई बार चुनाव जीतते आ रहे सतीश महाना का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई दी और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन यहाँ आपको लेफ्ट की तरफ देखना है। भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी, उत्तर प्रदेश में ही, कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो लगातार पार्टी में तब्दीलियां कर रही हैं और मिली हार की समीक्षा भी कर रही हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए भाजपा और सपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत जग जाहिर रही है। इन्होंने विधानसभा आम चुनाव भी हिंदू मुस्लिम कराकर यहां भय और आतंक का माहौल बनाया, जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ।
सपा को एक तरफा वोट देने की भारी भूल की, जिसको सुधार कर ही भाजपा को यहां हराना संभव है। मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात जिला अस्पताल में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में चौधरी राकेश टिकैत नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। टिकैत का कहना है कि पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई करी। दरअसल देर रात शहर के प्रकाश चौक स्थित होटल पर तेतावी के 2 ग्रामीणों और होटल मालिक के बेटों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। तो वहीं ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को कॉल करते हुए मौके पर बुला लिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत आज सुबह नगर कोतवाली पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के खिलाफ गलत कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में पुलिस ने जांच करने की बात कही है, लेकिन इस प्रकरण में चौधरी राकेश टिकैत कोतवाली में समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। धरना ये है कि पुलिस प्रशासन किसान संगठन के लोगों को झूठे उसमें फंसाना चाहता है कि इनको ये करो और फिर यहाँ जिले में कोई कहने सुनने वाला रहेगा नहीं। इनका ये टारगेट है पूर्ण रूप से। ये टारगेट इनका कभी कामयाब नहीं होगा। यूपी सरकार के गठन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागों का भी बंटवारा कर दिया। बंटवारों को लेकर जनता टीवी ने यूपी प्रभारी और हरियाणा सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन से खास बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मुस्लिमों का हमदर्द बताया है और अब बीजेपी की प्रचंड जीत पर यूपी की जनता का आभार भी प्रकट किया। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन जी हैं। जाकिर हुसैन जी पूर्व विधायक भी हैं और यूपी प्रभारी भी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। जाकिर जी, आपका जनता टीवी पे स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीत चुका है, विभागों का बंटवारा हो गया है, आप भी प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में। किस तरीके से इन चुनाव को देखा आपने और कैसे इन सभी विभागों का बंटवारा को देख रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को मुबारकबाद देता हूं कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इतनी शानदार जीत दी है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के जो कार्य हैं और जो उनके द्वारा उठाए कदम है उनके अंदर। और मुझे 2023 तक के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभारी लगाया गया है, इसके लिए भी मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। हमने इस चुनाव में हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय श्री सुनील बंसल जी से दिशा निर्देश लेकर हम लोगों ने इस चुनाव में काम किया और अल्पसंख्यक मोर्चा ने कुंवर बासित अली जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब के दिशा निर्देश से बहुत शानदार काम किया है और खास तौर पे मुसलमानों को इस चुनाव में जोड़ने में अल्पसंख्यक मोर्चा कामयाब रहा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने जो कार्यक्रम दिए हैं वो सबके लिए दिए हैं और सबका विश्वास जीतने का काम किया है। और इस चुनाव में जो प्रचंड जीत हुई है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप वक्फ बोर्ड में भी सक्रिय हैं और लगातार देखा गया कि मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वोट शेयरिंग को तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला है। कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी कहीं नहीं रही, बल्कि अब की बार मुसलमानों ने एक नई शुरुआत की है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक भ्रम फैला रखा था, जो एक धुंध फैली हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच में दूरी थी, वो धुंध छटी है। और मुसलमानों ने जब आगे बढ़ के इस चुनाव में वोट दिया है तो इस बात को साबित करता है कि जो आदरणीय मोदी जी ने मोदी 2 जो सरकार ने कार्यकाल शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम सबका विश्वास लेकर काम करेंगे, तो मुसलमानों ने मोदी जी और योगी जी के प्रति अपना विश्वास जताया है और पहले से बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान इस चुनाव में जुड़े हैं। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम सब लोगों की एक कोशिश होगी और जो मेहनत होगी कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमान मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। सर, आपने देखा होगा कि कुशीनगर का मुद्दा इस समय काफी अहम और मुद्दा गर्म है। दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक इस मुद्दे पर लगातार चर्चे हो रहे हैं। बाबर ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। क्या आपको लगता है कि जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस परिवार के प्रति जिनका बेटा गया है, आदित्यनाथ योगी जी ने साफ कहा है कि उनका बेटा नहीं, उनका एक बेटा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं
और उस परिवार को पूरी मदद की जाएगी और हमारी सबकी संवेदना उनके साथ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ उनको पूरी सजा मिलेगी। ये थे जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी तमाम मुद्दों पे अपना खुलकर विचार रखा है। जाकिर हुसैन का साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम मतदाता लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार वोट देते, वो बहकते नहीं है। हाँ, बाबर की हत्या के लोग ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि सिर्फ एक लड़का नहीं था उनका, हम भी उनके बेटे हैं और हम उम्र उनके साथ देंगे। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। इस दौरान संगठन में सक्रिय राजनीति में आए जेपीएस राठौर को सहकारिता विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो वहीं मंत्री बनने के बाद जेपीएस राठौर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ जेपीएस राठौर हैं, जो कि राज्य मंत्री बनाए गए हैं सहकारिता विभाग के। जेपीएस जी, किस तरह देख रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय आपको दिया गया है? पार्टी जो भी दायित्व देती है, मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं, जिसने इस छोटे से कार्यकर्ता पे इतने बड़ा जिम्मेदारी दी है। और जो भी पार्टी ने कार्य दिया है उसको पूरी कोशिश की अच्छी ढंग से करें। ये वर्तमान में जो नई जिम्मेदारी मिली है, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूं। संगठन से अब मंत्री बन गए हैं आप। संगठन पहले महामंत्री थे, अब मंत्री का एक विभाग आपको मिल गया है। सहकारिता को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, उस चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जो चुनौतियां सामने आएंगी, अभी तो मेरे सामने तो कोई चुनौती है नहीं, मुझे जानकारी भी नहीं इसमें काम क्या है, कभी सहकारिता की ABCD मैं नहीं जानता हूं। लेकिन पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, समस्याएं जैसे जैसे आएंगी उसका उस प्रकार से समाधान किया जाएगा। कोई एक फार्मूला होता नहीं। राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए नए प्रकार की नित्य नई समस्याएं आती हैं, उसको आपके अपने विवेक से काम करना पड़ता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसको जो भी समस्या आएंगी उसका उचित निस्तारण और समाधान करूंगा। आप संगठन से आए हैं, मंत्री आपको बनाया गया है। आपने कहा कि हमको सहकारिता की ABCD भी नहीं पता है, तो इस लेंथ में अगर आप देखा जाए तो आप फिर कैसे इस विभाग को संभाल पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र की जानकारी होना या ना होना, एक माइंड सेट में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लॉजिक सेंस डेवलप होना चाहिए। मैं IIT से BTech और MTech हूँ। संगठन का लॉजिक सेंस जो आपका रहा है इतने लंबे से, क्या वहाँ पे अनुभव काम आएगा? निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है ना कि चाहे संगठन में व्यक्ति काम करे तो हर समय लोगों की भावनाएं, लोगों की सोच, लोगों के विचार और उसके हिसाब से निस्तारण मस्तिष्क करता है। तो उसी प्रकार के लोगों की सोच विचार क्या हो सकती हैं, वहां पर भी वही चीजें इनपुट होती हैं। हाँ, वो थोड़े से नियम कानून कायदे अलग से रहते हैं, उनका थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद उस हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे जेपीएस राठौर। जेपीएस राठौर का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, अभी मुझे पहला सहकारिता मंत्रालय मिला है, इससे पहले मैं संगठन में था, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हर चुनौतियों से निपटने में सक्षम बने। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।